हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन मनी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रिया। अगर बेस स्ट्रांग हो तो बिल्डिंग अच्छी बनती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में, जो कि बिगिनर्स के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। अक्सर हम क्या सोचते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में? बहुत बुरा, क्योंकि हमें फिल्मों में वैसा दिखाया जाता है कि मैंने इन्वेस्ट किया और मेरे सारे पैसे डूब गए। हमारे पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि किसी और फील्ड को चूज कर लो, लेकिन इस फील्ड को मत चूज करना क्योंकि यहाँ पे बहुत रिस्क है। और ऐसा डायलॉग जो मैं सोच रही थी कि रिस्क है तो इश्क है, ये नहीं है। यहाँ पर रिस्क है तो पैसे हैं। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मैं दूंगी, जो कि अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो आपके मन में आता है। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल गई। जब मैं स्कूल में थी, मैंने कॉमर्स लिया था। मुझे नहीं बताया गया था कि स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, किन कंपनीज पे इन्वेस्ट करना अच्छा होता है, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ भी नहीं बताया गया था। लेकिन मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को फॉर्मली शुरू करने से पहले एक फन फैक्ट। अगर आपके पापा ने, क्योंकि आप उस वक्त होंगे नहीं, 40 साल पहले विप्रो में इन्वेस्ट किया होता 10,000 रुपए, तो आज उनके पास होते 700 करोड़ रुपए। जी हाँ, अब आप सोचो कि 10,000 रुपए उस वक्त कहाँ होते होंगे। ठीक है, 1000 रुपीज तो होते होंगे, तो अगर 1000 रुपए इन्वेस्ट करते तो उन्हें मिलते 70 करोड़ रुपए। और अगर सिर्फ 100 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास होते 7 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये पोटेंशियल है स्टॉक मार्केट की। अब इससे आप ये मत समझिए कि मैं आपको डेस्परेटली कह रही हूं कि इन्वेस्ट करो करो एंड करो। बिल्कुल नहीं। जितना प्रॉफिट है उतना ही रिस्क भी है। तो सभी बातों को हम क्लियर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वो सभी सवालों को आपको बताते हैं जो आपके मन में होते होंगे। पहला, क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है? दूसरा, हम इससे कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तीसरा, कितने पैसे से इसकी शुरुआत कर सकते हैं? चौथा, प्रोसेस क्या है? पांचवा, स्टॉक मार्केट इतना बदनाम क्यों है? उसके बाद, क्या कॉमर्स बैकग्राउंड होना जरूरी है? सातवां, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, यानी कि अप्स डाउन्स कैसे होते हैं? और आखिरी, कि कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने चाहिए अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए इस फील्ड में। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है या नहीं। मैं आपसे पूछती हूं, अगर आप अपनी फैमिली बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, 3-4 साल तक वो अच्छा नहीं चलता है, तो क्या होगा? आपके सारे पैसे डूब जाते हैं। बस वैसे ही है। मतलब आप पैसे देकर कंपनी के शेयर खरीदते हो, को ओनर बनते हो, और उसके बाद अगर वो कंपनी अच्छी चलती है, यानी कि वो बढ़ते हैं, तो आपको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, और अगर वो घटते हैं तो आपको लॉस होता है। यहाँ पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलता है क्योंकि ये लोन नहीं है। तो ये बिल्कुल फैमिली बिजनेस वाला ही सीन है कि अगर वहां पैसे बढ़े, वहां मुनाफा हुआ, तो वहां भी आपको पैसे मिलेंगे। यहां मुनाफा हुआ तो आपको यहां भी बहुत पैसे मिलेंगे। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो डूबती ही रहती है, जिनके शेयर्स कभी नहीं बढ़ते। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनी, जैसे मैंने विप्रो का एग्जांपल दिया था, वैसे ही एक और कंपनी है टीवीएफ। इनके 10 साल में 10 गुना शेयर्स बढ़े हैं। तो ये कुछ वैसी कंपनीज हैं जो काफी ग्रो करती है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना दिमाग लगाते हो या नहीं। मतलब रिस्की तो है, लेकिन पैसा बहुत है। अगला सवाल, मुझे वापस में कितने पैसे मिलेंगे, यानी कि कितना रिटर्न मिलेगा? अगर आपने अपने फ्रेंड के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, मान लेते हैं कि 3-4 सालों बाद आपको 8 से 10% रिटर्न मिल रहा है। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके शेयर्स के दाम बढ़ते ही नहीं हैं, घटते ही जाते हैं। तो वो भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन ये हो गई एक शेयर की बात। आपको एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको करना है पोर्टफोलियो स्टॉक में इन्वेस्ट। इसका मतलब कि 8 से 10 कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि अगर 1-2 कंपनियां घाटे में भी जा रही है तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आपके पैसे पूरे के पूरे ना डूबे। और अगर आप ढंग से इन्वेस्ट करते हो तो कम से कम आपको 18 से 20% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये फिक्स्ड है कि इतना रिटर्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप कंसिस्टेंसी बनाकर रखते हो तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इंडिया से भी कम डेवलपिंग कंट्रीज के कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जो बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे, और उन्हें मिला कम से कम 30% तक का रिटर्न। तो इंडिया जैसी जगहों पर आप कम से कम 20% रिटर्न तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। ये गलत नहीं होगा, बस आपकी स्टॉक पिकिंग अच्छी होनी चाहिए। हाँ जी, तो अगला सवाल, कितने पैसे हमें लगाने पड़ेंगे, यानी कि शुरुआत कैसे करनी होगी?
तो मेरे ख्याल से आपको शुरू करना चाहिए 1,000 रुपए से। मतलब अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो, अभी अर्ली 20s में हो, तो 1,000 रुपए तो आप कम से कम वेस्ट कर ही देते होगे हर महीने पार्टीज या खाने पीने में। 1,000 रुपए बचा सकते हो और उसे इन्वेस्ट कर दो। फिर आप क्या करो, उसे 15% बढ़ा दो एक साल में, मतलब ग्रेजुअली। यानी कि फर्स्ट में अगर आपने 1,000 × 12 किया है, मतलब टोटल हो गया 12,000। फिर आपको करना होगा कम से कम 1,150 रुपए इन्वेस्ट, यानी कि 1,150 × 12, वो हो जाएगा 13,800 रुपए। मतलब पहले आप 12,000 रुपए पर महीने इन्वेस्ट कर रहे थे, फिर आपने 13,800 करा दिया, फिर आगे ऐसे ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो आप ऐसे हर साल ग्रेजुअली 15% इंक्रीज करते जाओ। तो हर साल 1,000 रुपए से शुरुआत और हर साल आप 15% तक का इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। तो मैं अगर 15% भी लेती हूं तो ये हो जाएगा कम से कम 25 सालों में 1 करोड़ रुपए तो आपको मिल जाएंगे विथ 15% का इंटरेस्ट। समझ में आया? यानी कि कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। 25 सालों तक अगर मैं 15% हर महीने बढ़ाते जाती हूँ, शुरुआत करती हूँ 1,000 रुपए से, तो वो 1 करोड़ में बदल जाएगा। तो कंसिस्टेंसी यानी कि कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये सब कैलकुलेट कैसे किया है। SIP कैलकुलेटर की मदद से, जहां पर आप जितना भी इन्वेस्ट करते हो, आपको जो भी जानना है वो इजीली पता चल जाता है। अगला सवाल है कि प्रोसेस क्या है, कैसे, कितने डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। आपको चाहिए होता है पैन, आधार, बैंक अकाउंट, और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी हेल्प से आप अकाउंट खुलवा सकते हो, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हो। 3 से 4 दिन का समय लगता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, आपका अकाउंट खुल जाता है। 4 दिनों के बाद आप आराम से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। अब अगला सवाल, आखिर स्टॉक मार्केट की इमेज इतनी खराब क्यों है? लोग क्यों कहते हैं कि यहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? ये सिर्फ एक माइंडसेट की बात है। अब आप सोच लो कि मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदती हूं तो मैं क्यों उसे छोड़ देती हूँ? क्या मैंने देखा कि कल उसके पैसे बढ़ गए तो मैं उसे बेच दूं? नहीं, हम उसे बढ़ने के लिए छोड़ देते हैं कि उसके दाम बढ़ते जाएंगे। और वही गोल्ड में भी होता है। गोल्ड कोई आज खरीद कर तुरंत कल नहीं बेचता है, लेकिन अगर शेयर्स की बात आती है तो यहां पर आपको दोगुना प्रॉफिट मिलता है। तो लोगों के मन में ये धारणा है कि ये जुआ है। एक्चुअली में ये जुआ नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मैं रातों रात अमीर बन सकता हूं। ये भी सच्चाई नहीं है। आपको पैसों के लिए रश नहीं करना है, यहां पर भी कंसिस्टेंसी बरतनी है, जैसे आपने अपने प्रॉपर्टी के मामले में बरता है कि अपने प्रॉपर्टी को बढ़ने के लिए, उनके दाम को बढ़ने के लिए छोड़ दिया है। हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं या फिर हमारी फैमिली मेंबर्स क्या करती है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जमीन खरीद कर उसे छोड़ दिया है, ताकि अब देखो सरकार उसके पैसे आगे बढ़ा देगी अगर वहां पर रोड बनना हो तो। जी हाँ, तो वैसे उनका दाम बढ़ता है और फिर तब हम बेचते हैं जब बहुत पैसे मिलते हैं। तो सेम बात यहां भी है। आपको भी शेयर्स तुरंत नहीं बेचने हैं, आपको प्रॉपर स्टडी करना होगा कि अच्छा ये अब बढ़ सकते हैं या इतना बढ़ सकता है, तब मैं शेयर्स को फिर इन्वेस्ट करूंगा, कहीं पे बेचूंगा या जो भी हो खरीदूंगा। उस हिसाब से आपको प्रॉपर सोचना होगा। आपको रातों रात अमीर कोई नहीं बना सकता अनलेस एंड अनटिल कोई जादू हो। तो आपको चूज करने हैं वैल्यूएबल स्टॉक्स। तो कम से कम आप 18 to 20% रिटर्न तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, और 4 सालों में देखा गया है कि वो डबल हो जाता है। तो इसलिए ज्यादा लालच तो अच्छी बात नहीं है, इतना काफी है। हाँ, फिर अगला सवाल ये आता है कि मैंने तो साइंस पढ़ा है, मैंने फिजिक्स पढ़ा है, मुझे कॉमर्स वाला नॉलेज है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है स्टॉक क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं। आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। अमेरिका में 10 साल के बच्चों को लाया गया और उधर CAs को लाया गया। दोनों को आमने सामने रख दिया गया। उन्हें कहा गया कि आप कंपनीज चूज करो जिनके शेयर्स बढ़ सकते हैं, और इन्हें भी वही कहा गया। इन्होंने अपना बैलेंस शीट सब कुछ अपना दिमाग लगाया, और ये बच्चे तो बच्चे थे, उन्हें तो सरल लैंग्वेज में समझाया गया था कि ऐसे ऐसे आप कंपनीज को चूज कर लो जो आगे बढ़ सकते हैं, जो आपको लगता है बहुत अच्छे हैं। बहुत ही सिंपली इन्हें समझाया गया था। और आप ये जानकर दंग हो जाएंगे कि जिन कंपनीज को बच्चों ने चूज किया था उनके शेयर्स के दाम बहुत बढ़ गए 10 सालों बाद, और जिन कंपनीज को CA ने चूज किया था वो कंपनीज डूब गए। ऐसा क्यों हुआ? बहुत ही सिंपल सी बात है। तो बच्चों ने चूज किया कैडबरी, बारबी, क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट एरिया है। उन्हें लगा कि चॉकलेट्स तो मैं खरीदूंगा ही और बारबी से मैं खेलती हूं, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन को देखते हुए अपने अकॉर्डिंग कंपनी चूज कर ली।
और शायद यही वजह भी बनी। और उधर जो सीए थे उन्होंने अपना बैलेंस शीट देखा और बहुत सारे जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो एक सीए देखता है एक्चुअली में, उन्होंने देखा। तो बेसिकली इससे हमें क्या समझ आता है कि आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस कस्टमर सेटिस्फैक्शन कहाँ है। मान लो आप इंजीनियर हो, मतलब आप ऐसी कंपनी चूज करो जो आपको इंटरेस्ट देती है, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि उसके बारे में आपको ज्यादा पता होगा। आपको समझ आएगा कि हो सकता है ये कंपनी अब इतना नहीं चलेगी, इनके प्रोडक्ट्स इतना नहीं बिकेंगे, तो उसी हिसाब से तो कंपनी की ग्रोथ होती है ना। एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। आपको पता है फीमेल डॉक्टर्स जो है वो बेस्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। रीजन बीइंग कि उन्हें कुछ भी टेक्निकल चीजों की जानकारी नहीं होती है और उनके पास इतना वक्त भी नहीं होता है कि वो इन सब चीजों में ध्यान दे सके। तो वो इन्वेस्ट करती हैं और उसके बाद भूल जाती हैं। कई सालों के बाद फिर वो चेक करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये शेयर्स तो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, और ऐसा हुआ है। रीजन बीइंग कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत कम लगा और कंपाउंडिंग की वजह से उनके शेयर्स बढ़ते चले गए। अगला सवाल है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। तो अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आप फैमिली से पैसे मांगते हो, वो आपको 20,000 रुपए 50,000 रुपए तक दे सकते हैं। उससे ज्यादा चाहिए तो आपको बैंक दे देगी। लेकिन अगर आपको 20,000 करोड़ रुपए चाहिए तो कौन देगा? पब्लिक देगी। शौक लगा? मैं बताती हूं कैसे। तो आपको बिजनेस शुरू करना है। आप अपना बिजनेस प्लान बताइए कि आप कैसे क्या करने वाले हैं, कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं और कहां तूफान मचाने वाले हैं। बेसिकली अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ आपको ये दिखाना है कि आपका बिजनेस कैसे कितना ज्यादा ग्रो करेगा। पब्लिक अगर आप पर विश्वास करेगी तो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करेगी और आपसे शेयर्स खरीदेगी। तो आपने पैसा लिया, यानी कि कंपनी ने पैसा लिया और शेयर दिया। शेयर देने का मतलब उनका हिस्सा आप कंपनी में है, वो भी को ओनर हैं। तो ये तो हो गई कंपनी की बात। तो मैं पब्लिक थी, मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, राइट। तो अब मेरे पास पैसों की कमी है, मुझे पैसे चाहिए और मुझे चाहिए शेयर। अब कंपनी तो अपने शेयर्स लेने नहीं वाली, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी। उन्होंने अपना पैसा लिया और अपनी कंपनी का फॉर्मेशन कर लिया। आप क्या करोगे? तो इसके लिए बनाया गया है एक मार्केट, जहां पर आप 4,000 से ज्यादा कंपनीज के शेयर्स ले सकते हो और बेच सकते हो। इसी को कहते हैं स्टॉक मार्केट। अब एग्जाम्पल के तौर पर कोलगेट, अगर आपने कोलगेट के शेयर्स लिए और कोलगेट बहुत ग्रो नहीं कर रही है, उनके शेयर्स ले लिए आपने बट वो डाउन ही होते जा रही है, तो यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप दूसरे जगह शेयर को बेच सको। बहुत सारे लोग यहाँ पर लेन देन कर रहे होते हैं, शेयर्स को खरीद और बेच रहे होते हैं, करोड़ों लोग। तो आपको अक्सर कोई ना कोई बायर मिल ही जाता है। आप चाहें तो रतन टाटा के बिजनेस के भी हिस्सेदार बन सकते हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। मतलब सोचो, ये भी बड़ी प्राउड वाली बात है कि मैंने उस कंपनी का शेयर लिया है, मैं को ओनर हूं। और सिर्फ रतन टाटा क्यों, जियो जैसी बड़ी कंपनीज है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके शेयर्स आप खरीद सकते हो। अगला और आखिरी सजेशन आप कह सकते हो, ये सवाल तो आपके मन में नहीं ही आता होगा, बुक्स पढ़ने का सवाल किसके मन में होता है, लेकिन फिर भी हाँ, सजेशन के तौर पर जो बुक्स मैंने सोचा है कि मैं पढ़ूंगी ताकि मेरी भी नॉलेज इंक्रीज हो, तो उनमें से सबसे पहला बुक है रिच डैड पुअर डैड, दूसरा है लर्न टू अर्न, एंड थर्ड वन इज द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक शेयर तो वीडियो के बीच में ही आपको करना था। अगर नहीं किया है तो अभी कर दो और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।